हेलो गाइस, नमस्कार। मैं मनोज सर एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो डीएलएड का परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक सीखने का वक्र है। सीखने का वक्र बहुत ज़्यादा पूछता है। कर्व सीखने का वक्र क्या है, यानी सबसे पहले हम बात करें सीखने के वक्र की खोज किसने की है ना, तो ब्रियान व हर्ट्ज ये सीखने के वक्र की खोज की है। चलिए, हमें ज़्यादा टाइम इस पे नहीं देना है, बस एग्ज़ाम वगैरह में पूछता है कि वक्र सीखने का वक्र या अधिगम के वक्र को परिभाषित कीजिए, तो बहुत ही आसान शब्दों में हम परिभाषित करेंगे। देखिए, आप तो पहले मौखिक वर्ड जान जाइए कि सीखने का वक्र को जब हम परिभाषित करेंगे तो इसका मतलब है कि जब हम कोई कार्य सीखते हैं, कोई कार्य करते हैं या कहीं कुछ सीखने की प्रक्रिया में होते हैं तो सीखने की गति कभी तीव्र होती है, कभी धीमी होती है, और यानी कभी उन्नति करती है, कभी अवनति करती है। और यही गति जो धीमी और तीव्र हो रही है, यदि हम किसी ग्राफ पेपर पर अंकित कर दें तो वही सीखने का वक्र बन जाता है। सीधी सी बात है ना, सीधी सी बात है कि यदि हम अपने जीवन में अनेक नई बातें सीखते हैं, आप चाहें तो इसको परिभाषित कर सकते हैं कि हम अपने जीवन में अनेक नई बातें सीखते हैं। नई बातें सीखते हैं, सीखने की गति कभी तीव्र तो कभी धीमी होती है। यही गति को यदि हम किसी ग्राफ पेपर पर अंकित करते हैं तो वह सीखने का वक्र बन जाता है। सीखने का वक्र बन जाता है, सीधी सी परिभाषा। यानी हम अपने जीवन में अनेक नई बातें सीखते हैं, अनेक नए कार्य करते हैं। जब हम कोई कार्य सीखते हैं या कोई कार्य करते हैं तो सीखने की जो गति या कार्य करने की गति है कभी तीव्र होती है तो कभी धीमी हो जाती है। यही गति यानी यही तीव्र और धीमी गति को यदि हम किसी ग्राफ पेपर पर अंकित कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, सीखने का वक्र बन जाता है या वक्र बन जाता है। तो प्रायः इसी को हम सीखने का वक्र कहते हैं। 2 नंबर आपका तैयार। डीएलएड में अक्सर पूछता है सीखने का वक्र क्या है, अधिगम वक्र किसे कहते हैं। तो आपका 2 नंबर 100% तैयार हो गया। ठीक है, यानी अगर इसकी परिभाषा किसी के अकॉर्डिंग लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जैसे गेट्स वगैरह की परिभाषा है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए गेट्स वगैरह का क्या परिभाषा है, गेट्स व अन्य। गाइज, अक्सर एग्जाम में परिभाषा पूछ लेता है कि परिभाषा बताइए। ठीक है, तो आप गेट्स व अन्य की परिभाषा लिखिए, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की गति और उन्नति, यानी
सीखने का वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, सीखने का वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति, उन्नति, यानी सीखने का वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति, उन्नति की सीमा, उन्नति की सीमा का ग्राफ पर अंकित करना ही वक्र कहलाता है। वक्र कहलाता है। कंफर्म? यानी गेट्सो अन्य की परिभाषा है, सीखने का वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति, उन्नति की सीमा का किसी ग्राफ पेपर पर अंकित करना ही वक्र कहलाता है। ठीक है, तो ये 2 नंबर का कंफर्म हो गया आपका। चलिए, एग्जाम वगैरह में अक्सर पूछ लेता है, या आप चाहें तो एक और बहुत इजी परिभाषा है, आप उसको चाहें तो लिख सकते हैं। आप चाहें तो ठीक है, देखिए ये परिभाषा है स्किनर की। स्किनर की परिभाषा आप चाहें तो लिख सकते हैं। स्किनर महोदय ने क्या कहा? स्किनर कहते हैं अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति अवनति का, अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया का, अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया, किसी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति, उन्नति या अवनति का ग्राफ पेपर पर अंकन ही वक्र कहलाता है। ठीक है, अब सीधी सी बात कर लीजिए। अधिगम वक्र यानी सीखी हुई क्रिया का, या अधिगम वक्र सीखी हुई क्रिया का किसी ग्राफ पेपर पर जब हम अंकन करते हैं, क्या अंकन करते हैं? उसकी गति और उसकी स्थिति को, उसकी उन्नति और अवनति को, तो प्रायः वह वक्र बन जाता है। ठीक है, ये इसकी एक परिभाषा हो गई जो 2 नंबर का कंफर्म हो गया। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट अक्षर मिलता है अधिगम वक्र का प्रकार। वक्र का प्रकार यानी अधिगम वक्र कितने प्रकार का होता है, ये अक्षर एग्जाम में मिल जाता है। ठीक है, अधिगम वक्र कितने प्रकार का होता है, अक्षर ये एग्ज़ाम में मिल जाता है। और केवल ये ही प्रश्न आता है कि अधिगम वक्र के प्रकार को बताइए। ठीक, तो प्रकार की आप बात कर लीजिए। देखिए, अधिगम वक्र मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। 2 नंबर का प्रश्न है, अक्षर प्रश्न आता है अधिगम वक्र कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है। पहला है उन्तोदर वक्र।
उन्नतोदर वक्र, ठीक है, उन्नतोदर वक्र। इस वक्र को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, यानी इसे हम नकारात्मक वक्र भी कहते हैं, नकारात्मक वक्र, ठीक है। दूसरा है नतोदर वक्र, इसे हम सकारात्मक वक्र कहते हैं। सकारात्मक वक्र, ठीक है। तीसरा है मिश्रित वक्र, और चौथा है, तीसरा है मिश्रित वक्र और चौथा है सरल रेखीय वक्र। ठीक है, ये 4 प्रकार हैं, उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र, मिश्रित वक्र और सरल रेखीय वक्र। ठीक है गाइस, बस ये समझ जाइए कि अगर ये प्रश्न मिल गया, वक्र का प्रकार, वक्र को कितने, यानी सीखने का वक्र, अधिगम के वक्र को कितने भागों में बांटा गया है, या अधिगम वक्र के प्रकार को बताइए, तो आप सीधे कहिए ये 4 प्रकार का होता है, उन्नतोदर, नतोदर, मिश्रित और सरल। या फिर दूसरे रूप में कह सकते हैं सकारात्मक वक्र, नकारात्मक वक्र, मिश्रित वक्र और सरल रेखीय वक्र। ठीक है, अब सीधी सी बात आप जानिए, अगर आप परिभाषित करना चाहें या पूछ ले एग्ज़ाम में, उन्नतोदर वक्र को परिभाषित कीजिए, सकारात्मक वक्र को परिभाषित कीजिए, मिश्रित वक्र को परिभाषित कीजिए या रेखीय वक्र को परिभाषित कीजिए, तो कुछ करना नहीं है गाइस, एकदम आसान से आप जो है परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, ये आपका उन्नतोदर वक्र है। उन्नतोदर वक्र में जो सीखने की गति है प्रारंभ में तीव्र होती है, बाद में धीमी पड़ जाती है। ठीक है, आप लिखिए प्रारंभ में तीव्र, बाद में धीमी। ठीक, सीधी सी बात। यानी उन्नतोदर वक्र क्या कहता है, नकारात्मक वक्र प्रारंभ में सीखने की गति तो बहुत तीव्र होती है, कोई भी कार्य हम शुरुआत में करते हैं तो बहुत तेज गति से करते हैं, लेकिन बाद में कार्य करते करते हम बहुत स्लो हो जाते हैं, बहुत धीमी गति हो जाती है, तो उसको हम उन्नतोदर वक्र कहते हैं। नतोदर वक्र, सकारात्मक वक्र, ठीक इसके विपरीत होता है, यानी प्रारंभ में धीमी होती है और बाद में तीव्र होती है। स्पष्ट? यानी उन्नतोदर वक्र, नकारात्मक वक्र, उन्नतोदर वक्र कहता है कि सीखने की गति शुरुआत में तो बहुत तीव्र होती है, लेकिन बाद में धीमी हो जाती है। ठीक, नतोदर वक्र कहता है नहीं, सीखने की गति पहले धीमी होती है जो बाद में तीव्र हो जाती है। स्पष्ट? मिश्रित वक्र, मिश्रित वक्र को एस टाइप का वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? एस टाइप का वक्र। ये एस टाइप का वक्र क्या होता है? देखिए, एस टाइप का वक्र का मतलब होता है सीखने की गति कभी धीमी, कभी तीव्र, तो फिर कभी धीमी, तो फिर कभी तीव्र, यानी ये उतार चढ़ाव दिखते रहते हैं। सीखने की गति में जो उतार चढ़ाव होता है कि कभी गति बहुत तीव्र हो जाती है, कभी गति बहुत धीमी हो जाती है, फिर गति तीव्र हो जाती है, फिर गति धीमी हो जाती है। इसका मतलब है ये हमारा मिश्रित वक्र कहलाया, एस टाइप का वक्र कहलाया, इसी को हम एस टाइप का वक्र कहते हैं। ठीक है। सरल रेखीय वक्र, सरल रेखीय वक्र क्या होता है? यानी एक सरल रेखा का वक्र है, और सरल रेखा का वक्र अक्सर जो है एक सीधी रेखा में चलने वाला होता है, यानी सीधी रेखा में, ठीक है, सीधी रेखा में चलने वाला वक्र होता है। ठीक है, ये कहाँ चला गया?
ठीक है, तो कंफर्म हो गया ना। यानी जो आपकी ये गति है, ये सरल रेखी का मतलब होता है एक सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में, ना तो वो कम हो, ना तो तीव्र हो, ना तो ज़्यादा हो, कुछ नहीं, एक सीधी रेखा में। जिस गति में हमने सीखना शुरू किया है उसी गति में हम आगे बढ़ते रहें, तो इसका मतलब है कि ये जो है सरल रेखी वक्र कहलाता है। क्लियर गाइस, ये तो रहा आपका वक्र और वक्र का प्रकार। अब हम बात करते हैं कि ये वक्र जो है, अधिगम वक्र है, इसकी कुछ रीज़न है, कुछ कारण हैं जिसकी वजह से सीखने में ये वक्र बन जाता है, ये कर्व का निर्माण हो सकता है ना। आखिर कौन सा कारण है जिसकी वजह से वक्र बनता है या कर्व का निर्माण हो जाता है? अक्सर एग्जाम में आता है, 2 नंबर का प्रश्न है, अधिगम वक्र के कारण बताइए। यानी अधिगम वक्र निर्माण के कारण बताइए, कौन कौन से ऐसे रीज़न हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से अधिगम वक्र बन सकता है। ठीक है, तो देखिए, यानी जो सीखने की गति है हमारी, वह कभी धीमी होती है, कभी तीव्र होती है, फिर कभी धीमी होती है, फिर कभी तीव्र होती है। ये तो वक्र है, लेकिन ऐसा होता क्यों है, यही कारण पूछ रहा है। तो कारण में पहला है उत्तेजना। ठीक है, ये पहला कारण है, एक्साइटमेंट, उत्तेजना, कि व्यक्ति पहले बहुत ज़्यादा एक्साइट होता है, इसलिए काम को बहुत तेज़ी से करता है, लेकिन फिर जैसे जैसे एक्साइटमेंट कम होते जाते हैं वैसे कार्य करने की गति भी स्लो हो जाती है। तो एक्साइटमेंट हो गया। दूसरा है संतुलन। ठीक, संतुलन भी एक रीज़न है। हम संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन संतुलन जब नहीं बन पाता तो सीखने की गति या तो तीव्र हो जाए या तो धीमी हो जाए। ठीक, तीसरा आता है थकान। यानी थकान, हरासमेंट, व्यक्ति थक जाता है तब भी वो कार्य करना कम कर देता है। ठीक, प्रोत्साहन, यानी व्यक्ति को किस तरह का प्रोत्साहन मिल रहा है उसके आधार पे भी वो वक्र का निर्माण होता है। और पांचवा है प्रोत्साहन, यानी अभ्यास, एक्सरसाइज। अभ्यास। तो ये इतने कारण हैं गाइस, 100% आएगा, नोट कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट रख लीजिए, 2 नंबर का कंफर्म है, 100% इसको आना है। अधिगम वक्र निर्माण के कारण बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अधिगम वक्र के कारण ये हर हाल में आएगा, तो याद रख लीजिए। इसके कारण क्या है? उत्तेजना है, संतुलन है, थकान है, प्रोत्साहन है, अभ्यास है। उत्तेजना की कमी है, संतुलन ना बना पाना है, थकान आ जाना है, प्रोत्साहन में कमी हो जाए और एक्सरसाइज, अभ्यास हम कम कर दें, तब भी जो है प्रायः अधिगम वक्र का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें तो आपको स्पष्ट समझ में आई होंगी। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं। अक्सर एग्ज़ाम वगैरह में बहुत ज़्यादा पूछता है, बता देते हैं। एक नया टॉपिक इसी में है जो एग्ज़ाम में अक्सर मिल जाता है, शिक्षा का स्वरूप। ठीक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये भी इम्पोर्टेंट है, शिक्षा का स्वरूप।
शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, यानी कैसा शिक्षा का स्वरूप, चाहे वो बाल्यावस्था का हो, चाहे शैशवावस्था का हो, चाहे वो किशोरावस्था का, है ना, मिल जाता है भाई। इसलिए हमने एक टॉपिक बना दिया आपको, जैसे शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप। ठीक, एक पॉइंट ये भी है आपका। दूसरा पॉइंट है बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप। तीसरा पॉइंट है किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप। राइट, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए जो है मैं बात कर लिया इस पर, चूँकि अक्सर एग्ज़ाम में मिलता है शैशवावस्था के बालकों के लिए किस तरह की शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए, तो बाल्यावस्था के बच्चों के लिए किस तरह के शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए, तो किशोरावस्था के बच्चों के लिए किस तरह की शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। ठीक है, अब सोचिए कि आप अगर किसी बाल्यावस्था के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शैशवावस्था के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या फिर किशोरावस्था के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हम कैसे इनके शिक्षा का स्वरूप निर्मित करें कि जिससे जो है इनको सीखने में आसानी हो सके, चाहे आप किशोरा की बात करें, चाहे बाल्या की, चाहे शैशवावस्था की। ठीक है, तो आपको तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इनकी विशेषताएं क्या हैं। जैसे शैशवावस्था की आप बात कर लें, शैशवावस्था की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, शैशवावस्था की हम पहले बात करते हैं। शैशवावस्था की विशेषताएं क्या हैं। अब जो विशेषताएं आपको समझ में आई, याद आ रही हैं, उन्हीं विशेषताओं को बनाए रखना शिक्षा के माध्यम से वही शिक्षा का स्वरूप होगा। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा, चलिए हम इतना बाद में करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, है ना। ठीक है, अब यहाँ ये जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसे निर्मित करना है, पॉइंट वाइज आप चाहें तो दिखा सकते हैं, 2, 3 और 4 पॉइंट, मैक्सिमम 2 नंबर का। ठीक है, अब सोचिए शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसे है। अब आपको पता है शैशवावस्था के बालक का जो विकास की गति है वह बहुत तीव्र होती है। ठीक है, तो विकास की गति को तीव्र बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है। ठीक है, या फिर कहीं लगता है कि ये जो शैशवावस्था के बालक की विशेषता बहुत गलत है, ये गलत आदत है, तो उस आदत को सुधारने के लिए फिर आपको क्या करना है। ठीक, जैसे शारीरिक और मानसिक विकास में तीव्रता, ये विशेषता है एक शैशवावस्था के बच्चे की। ठीक है, शारीरिक विकास की तीव्रता है, मानसिक विकास की तीव्रता है। ठीक है, तो हम देख लें मानसिक विकास की तीव्रता के लिए, भाई ये तो हमारे लिए अच्छी है कि मानसिक विकास बहुत तीव्र है शैशवावस्था के बच्चे की। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाए कि ये निरंतर बना रहे। तो मानसिक विकास की तीव्रता के लिए हर हाल में हमें उपयुक्त शिक्षण सामग्री देना है, उपयुक्त शिक्षण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करनी। ठीक है, ताकि उसकी मानसिक विकास की तीव्रता बनी रहे। ठीक, दूसरी विशेषता भाई सामाजिक विकास भी बच्चे में देखा जाता है, घनिष्ठ मित्रता देखी जाती है, या फिर जो है जो उसकी विशेषताओं में है, संवेगों में अस्थिरता, संवेगों में नियंत्रण ना स्थापित कर पाना। तो प्रायः इसी को हम देख लें,
संवेगों का उचित मार्गदर्शन। ठीक है, संवेगों का उचित मार्गदर्शन, ये शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। दूसरा, सभी विषय जैसे सामाजिक है, हिंदी है, गणित है, अंग्रेजी है, विज्ञान है, इन पर विशेष बल, विशेष बल। ठीक है, ये भी उचित है। ठीक, इसके अलावा शैशवावस्था का बच्चा चूँकि बहुत चंचल स्वभाव का होता है, बहुत तीव्र स्वभाव का होता है, यानी वह निरुद्देश भ्रमण करता है, तो उद्देश्य पूर्वक घूमने या भ्रमण पर बल देना। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। उद्देश्य पूर्वक बच्चा घूम रहा तो आप उसको बताएं, उसको शिक्षा का स्वरूप ऐसा बनाएं कि उसे समझ में आए कि बिना उद्देश्य के नहीं घूमा जा सकता। ठीक, कल्पना बहुत ज़्यादा पाया जाता है, कल्पनाशील बहुत ज़्यादा होता है, तो प्रायः जो है उसे वास्तविकता की तरफ ले जाया जाए। ठीक, वास्तविकता, देख सकें, वास्तविकता से अवगत कराना, ये भी एक विशेषता है। तो इस तरह से शैशवावस्था की शिक्षा का स्वरूप हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बाल्यावस्था की अब बात कर लें कि बाल्यावस्था के बच्चों की शिक्षा का स्वरूप कैसे निर्मित करना है, तो आप देखिए बाल्यावस्था के बच्चे की विशेषता क्या है। पहले तो ये देखना ज़रूरी होगा कि बाल्यावस्था का अगर कोई बच्चा है तो उसके बाल्यावस्था की आप बात कर लीजिए। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप। ठीक, अब कौन कौन सी आदत आपको गलत लगती है, कौन कौन सी आदत बुरी लगती है, उसको देखना होगा। जैसे इसकी विशेषता है मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि हेतु निरंतर प्रयास। निरंतर प्रयास कर लीजिए आप कि वो जो मानसिक योग्यताओं में वृद्धि है भैया वो बनी रहे। ठीक है, तो एक विशेषता ये हो जाएगी, इसके शिक्षा का स्वरूप हो जाएगा। जिज्ञासा की प्रबलता है इसमें, जिज्ञासु प्रवृत्ति पर बल दिया जाए ताकि वो और जानने की इच्छा रखे, और ज़्यादा जाने। ठीक, रचनात्मक कार्य है, रचनात्मक कार्य हेतु विषय वस्तु की व्यवस्था। ठीक है, रचनात्मक कार्य हेतु विषय वस्तु की व्यवस्था कर दिया जाए। ठीक, और निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति है तो इसमें उद्देश्य पूर्ण भ्रमण। ठीक, तो इस तरह से ये 4 पॉइंट हो गया। ये भी आपका 2 नंबर का कंफर्म है। ठीक, और लास्ट अब बचता है हमारा किशोरावस्था, यानी हम किशोरावस्था की बात कर लें। किशोरावस्था
में शिक्षा का स्वरूप। ठीक है, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप। इसमें पॉइंट वाइज देखिए, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप, चूँकि किशोर बच्चा है तो स्वाभाविक है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो गलत होंगी। तो गलत को सही बनाने के लिए और सही को निरंतर बनाए रखने के लिए हमें शिक्षा का स्वरूप निर्मित करना है। जैसे सबसे पहले आप जान जाइए, किशोर है तो अपराध होगा। ठीक है, अपराध प्रवृत्ति को दूर करने हेतु शिक्षा का स्वरूप देना, यानी अपराध प्रवृत्ति को दूर करने हेतु शिक्षा का स्वरूप निर्मित किया जाए। ठीक है, अपराधियों को हम अपराध के बारे में बच्चों को बताना, अपराध की सजा के बारे में अवगत कराना, भविष्य पे उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया जाए बच्चों को। ठीक है, रुचियों में परिवर्तन बहुत ज़्यादा होता है। रुचियों का शिक्षा में प्रयोग किया जाए, शिक्षा में प्रयोग किया जाए, या बहुत ज़्यादा वो रुचि अपना बदल रहा है तो प्रायः उसको जो है उसी के अनुसार विषय वस्तु दिया जाए। ठीक है, रुचियों के अनुसार विषय वस्तु दिया जाए। मानसिक विकास की तीव्रता है, मानसिक विकास की तीव्रता के लिए प्रायः गणित, अंग्रेजी, सामाजिक आदि महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया जाए। ठीक है, शामिल किया जाए। और चौथा पॉइंट क्या है, यानी चौथा पॉइंट अब देखिए कि वो जो है बच्चा स्वतंत्रता की चाह रखता है, विद्रोह की भावना होती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें शिक्षा के द्वारा उचित मार्गदर्शन दिया जाए। ठीक, स्वतंत्रता पूर्ण वातावरण दिया जाए, स्वतंत्रता पूर्ण वातावरण दिया जाए। यानी ये सारी चीज़ें हम करेंगे तो बच्चे का जो एक शिक्षा का स्वरूप है वो बेहतर बनेगा। शिक्षा के स्वरूप को बेहतर बनाने के लिए आप केवल बच्चे की विशेषता को देखिए। ठीक है, बच्चे की विशेषता को देखिए कि उसकी विशेषताएं क्या हैं। अब उसकी विशेषता जो होगी, जो अच्छी विशेषता आपको लगती है, उन्हीं अच्छी विशेषताओं को बनाए रखना शिक्षा के स्वरूप के अंतर्गत। यानी हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था दें कि बच्चा जो उसकी अच्छी आदत है वो बनी रहे, जो बुरी आदत है वह दूर हो सके। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो काफ़ी कारगर सिद्ध होगा आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। और एक निवेदन भी करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।